यूं गुप्ता जी न्यायाधीश के पद पर हैं और जहां तक हमारी कल्पना जाती है, एक न्यायाधीश के नाम पर सख्त मिजाज शख्सियत हमारे सामने आती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये साहित्य पठन पाठन के साथ जैसा कि मैंने इसे कई बार चर्चा में सुना है कि माता जी के संस्कारों का प्रभाव है कि वे एक संवेदनशील प्राणी है, तो साहित्य के प्रति लगाव उन्हें संवेदनशील बनाता है। पुस्तक बरसात में इसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा कि जैसा भी सर कह रहे थे ठाकुर साहब को कि ये पुस्तक समर्पित है, किसे समर्पित है। अभी तक मैंने देखा था कि पुस्तकें या तो माता पिता या भाई बहनों को समर्पित होती है, लेकिन ये पुस्तक समर्पित है उनके पेट स्पाइकी को। अपने पेट स्पाइकी को उन्होंने ये किताब समर्पित की है, तो मैं उनकी सद्भावना को नमन करती हूँ। स्पाइकी के लिए लिखी उनकी पंक्तियां आप देखेंगे, बड़ी चित्रात्मक छवि आपके सामने आती है कि सफेद बालों को सुंदरी की तरह झटकना, सफेद बालों को सुंदरी की तरह झटकना, पलक के नीचे छिप जाना, पैरों के नाखून से जमीन को कुरेदना, अर्चना के पीछे पीछे बच्चों की तरह भागना। और फिर अंत में वे लिखते हैं, अचानक एक दिन छोड़कर चले जाना, बरसात की बूंदों की तरह जहन गीला कर जाना। ये स्पाइकी का दर्द है और उसी को समर्पित करके इन्होंने, मैं आपसे बात करी तो मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये वाकई में मुझे पढ़कर बड़ी भाव विभोर हो गई थी। और अपनी कुछ कविताओं में वे बचपन की पहचान को तरोताजा करते हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर हम वो पीढ़ी यहाँ पर बैठे हैं कि जिन्होंने अपने बचपन को बहुत अच्छे से जिया है। आज के बच्चों को यदि हम देखते हैं तो उनकी अपेक्षा अगर हम तुलना करें तो हमने अपने बचपन को बहुत अच्छे से जिया है। और उन्हीं स्मृतियों को जो आज के बच्चों के खाते में नहीं आई है, उन्हीं स्मृतियों को का वो जिक्र करते हैं कि खिलौने बड़ी मजेदार, मतलब जो बच्चों की चंचलता होती है, जो नटखटपन होता है, वो उन्होंने यहाँ पर खुले मन से लिखा है कि खिलौने देखकर रूठना, न मिलने पर जमीन पर लौट जाना। खिलौने देखकर रूठना, न मिलने पर जमीन पर लौट जाना, कागज की नाव तैराना, रेत में घरौंदे बनाना, स्कूल से जी चुराना, होमवर्क न करना, पेट दर्द का बहाना करना, और केक काटने के पहले, देखिए, केक काटने के पहले चख लेना और गिफ्ट मिलते ही खोलने के लिए मचलना। ये है एक बचपन, एक बाल सुलभ शैतानियां जिसका वे यहाँ जिक्र करते हैं। और जैसा कि वे कहते हैं कि जिंदगी में उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा है कि ये जो कविताएं हैं ये जिंदगी में घटित घटनाओं की कविताएं हैं। उसके आगे मैं कहना चाहती हूँ कि यह जिए हुए लम्हों की कविता है, ये जिए हुए लम्हों की कविताएं हैं। इसका उदाहरण आप देखेंगे, सावन कविता, मतलब उन्होंने छोटी छोटी चीजों को, आज जैसा कि हमने देखा उनका 64वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो बचपन की वो स्मृतियां, सोचिए कि आज उनकी स्मृति पटल पर वैसे ही अंकित है। तो उन्होंने कितनी बारीकी से अपनी स्मृतियों का ऑब्जर्वेशन किया था। तो शिवालयों की धूप, भोले का बखारा, नदियों का बहना, पिट्ठू का खेलना और कीचड़ में गुप्पी का भोंकना। वैसे ही होली के लिए वे कहते हैं, काजी बड़ा रंग अबीर, गुलाल भंग ठंडाई की, बासंती फाल्गुनी रागिनी मस्ती है। विसंगतियों पे अगर बात करें तो वे बात करते हैं कोरोना की। मेरे ख्याल से किसी भी साहित्यकार की कलम से यह विषय अछूता नहीं रहा है। और आप इस पर कहते हैं, अदृश्य वायरस ने ताकत दिखा दी, अदृश्य वायरस ने ताकत दिखा दी, परमाणु से बड़ी बला बता दी, राजा रंग की पहचान करा दी, विषाद में बंद कर औकात दिखा दी। और हम सब ने देखा है कि कोरोना ने इंसान को उसकी औकात बता दी। धन दौलत तिजोरी में बंद रह गए और आदमी मिनटों में
इस दुनिया को अलविदा कह गया। वहीं लाशें पड़ी रही, लेकिन बेटे तक उस लाश का अंतिम क्रिया करने नहीं आए। तो ये कोरोना ने हमें बहुत बड़ा सबक दिया है कि दुनिया की मोहमाया बेईमानी है। और वहीं एक और संवेदनशील विषय जब वे उठाते हैं वह है औरत। लेकिन यहाँ पर उनकी कल्पना में लाचार, बेबस, आंसू बहाती औरत कहीं नहीं है। अभी तो स्वयं में सशक्त, स्वाभिमान से भरी, अपने अपमान के प्रतिशोध की मशाल थामे खड़ी औरत है। वे कहते हैं औरत हूँ मैं, दिल शीशे का न समझ, पत्थर का है इससे मत खेल, चोट खाएगा जी न पाएगा। औरत हूँ मैं, मुस्कुराहट के जाल में बहुत फंस चुकी, मुस्कुराहट के जाल में बहुत फंस चुकी, अब खुद मुस्कुराहट में शहीद हो जाएगा। औरत हूँ मैं, आस्तीन का सांप बन बिछा मत मुझे, इतना जहर पी चुकी हूँ, डस लूंगी मर जाएगा। तो ये इनका स्त्री का जो रूप है, आज की जो सशक्त नारी है, बड़ी अच्छी छवि वे वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें उनके न्यायिक दौर के कुछ अनुभव रहे होंगे, जहाँ उन्होंने स्त्री का यह रूप देखा है। आज देश में जिस तरह की सांप्रदायिकता का वातावरण है, उस पर भी आपकी नजर जाती है। वे कहते हैं कि वो हिंदू थी या मुसलमान थी पता नहीं, वो हिंदू थी या मुसलमान थी पता नहीं, लेकिन राम और रहीम दोनों बदनाम हो गए। वही नियति की बात करते हैं तो जिंदगी की कैनवास पर सब रंग हमारे मन चाहे कहाँ मिलते हैं, लेकिन चाहे अनचाहे रंगों के बीच ही हमें गुजर करनी पड़ती है। और इसी भाव को वे अपने शब्दों में कुछ इस तरह कहते हैं कि कॉलेज का प्यार भटकाव इश्क था, पसंद आती मैडम, सहपाठियों के चित्र थे, गुणी पत्नी, 3 लायक बच्चे हैं, फिर भी जिंदगी की किताब के कई पन्ने कोरे हैं। और वे उन पन्नों में कुछ रचनात्मक करना चाहते हैं, कुछ अच्छा भरना चाहते हैं। और हम आज उनके जन्मदिन पर यह शुभकामनाएं उन्हें देते हैं कि उनके जिंदगी के जितने भी कोरे प्रश्न अभी बचे हैं, वे कुछ ऐसा रचनात्मक रचेंगे जिससे उनकी ख्याति और चौगुनी बढ़ेगी। और संग्रह की सबसे मार्मिक कविता जो मुझे लगी वह है आनंद, जो संभवतः आपने अपने प्रिय मित्र के विछोह में लिखी होगी। ए मेरे दोस्त अथर्व को जिंदगी का पाठ पढ़ाना बाकी था, अंजलि की खुशियां अधूरी थी, फिर भी जाने नहीं अपनी कलम को अंजाम देने के लिए विवश करते हैं। और ऐसा प्रश्न है यह कि इसका कहीं किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। इसी तरह हमारी भावनाओं को शब्द का आवरण उड़ाकर आत्मीय तक पहुंचाने वाले होते हैं खत। और कभी कभी ये रिश्ते इतने अंतरंग होते हैं कि उनके लिए शब्द भी बेमानी हो जाते हैं। वे कहते हैं जो खत में नहीं लिखते वो भी पढ़ लेते हैं। इश्क का यह मंजर है कि जो हम नहीं सोचते वह भी समझ लेते हैं। कहीं कहीं वे रोमांटिक मोड में भी होते हैं और इश्क पर अपनी छोटी छोटी क्षणिकाएं कम शब्दों में किंतु अर्थपूर्ण रचते हैं। वे कहते हैं इश्क करो भरपूर करो, जमाना जलकर खाक न हो जाए वो इश्क ही क्या। सूखी नर्म घास को हरा करता इश्क तेरी याद दिलाता। तुझे संवरता देख उस पर क्या गुजरेगी, यह सोच आईने ने भी आप पूरी होगी। सूत्र शैली में लिखी उनकी कई क्षणिकाएं हैं। कांटों पर चलो गुलाब अपने आप खिलेंगे, कांटों पर चलो गुलाब अपने आप खिलेंगे। और गुलाब से खेलोगे तो कांटे तो लगेंगे, गुलाब से खेलोगे तो कांटे तो लगेंगे। उसी तरह तिल जैसा एक नन्हा सा बिंब भी उनकी आंखों से नहीं बचा है।
वे कहते हैं गाल का तिल बड़ा बवाली है। गाल का तिल बड़ा बवाली है, जागते रहो की तर्ज पर, जागते रहो की तर्ज पर चौकीदारी है। रूप के निगहबानों पर ध्यान रखता है, उसे हर नजर से बचा कर रखता है। और इस तरह आप देखेंगे कि वे किस तरह अपनी कल्पनाओं को आकार देते हैं, शब्दों की ओढ़नी उड़ाते हैं। रिश्तों की गरिमा पर जब आपकी कलम चलती है तो मैं कहूँगी कि भाग्यशाली है वे कि आज उनके आसपास रिश्तों का इतना सुनहरा बगीचा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि 4 पीढ़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, तो रिश्तों के लिए वे रचते हैं कि रिश्तों में जब जाति धर्म भाषा नहीं, रिश्तों में जब जाति धर्म भाषा नहीं, मोहब्बत की खाद डलती है, तब प्यार के फूल खिलते हैं। मोहब्बत की खाद डलती है, तब प्यार के फूल खिलते हैं। इनकी भाषा आज अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हम देख रहे हैं आज टकसाली रिश्ते हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। वही कहते हैं तेरे शहर के लोग, छोटी छोटी चुटकियां हैं, तेरे शहर के लोग। मुझे कुछ पंक्तियां कॉलेज के समय मैंने सुनी थी कि मैंने पीना छोड़ दिया उसकी कसम खाकर, एक दिन महफिल में बैठा लोगों ने पिला दिया उसकी कसम दिलाकर। तो यहाँ पर वैसा ही वे कुछ लिखते हैं कि तेरे शहर के लोग मुझे तुझसे ज्यादा जानते हैं, तेरी कसम खिलाकर हर गलत काम करवाते हैं, तेरी कसम खिलाकर हर गलत काम कराते हैं। उनका चिंतन जाता है कविता, शीर्ष कविता बरसात में, एक दूसरे की झोपड़ी सुधारते, छत पर पैबंद लगाते, भुट्टे भूंजते, भजिया बनाते लोग गायब हैं। कहाँ गए वो लोग जो गांवों में मिलकर लोगों के छप्पर उठाते थे, चढ़ाते थे। उसी तरह चाय पर आपकी 27 क्षणिकाएं हैं। इस पुस्तक में चाय पर आपने 27 क्षणिकाएं लिखी हैं और जिसमें उनका जो कहना चाहिए कि चाय का जो रेसिपी है, उनकी चाय की जो रेसिपी है बड़ी कमाल की है कि वे कहते हैं अदब की पत्ती है जिसमें प्यार का अदरक है, रूठने की काली मिर्ची है और मनाने की शक्कर नहीं, वो चाय क्या है। ये उनके चाय की रेसिपी है और ये चाय समर्पित करती हूँ अगली क्षणिका, बस उसी की बात करूंगी भाभी जी को। वे कहते हैं कि शाम को चाय हो, चाय वाली हो, ए चांद तेरे दीदार की जरूरत क्यों है, ए चांद तेरे दीदार की जरूरत क्या है। तो सर ऐसी ही रेसिपी की चाय पीने हम लोग सब एक दिन आकर घर आएंगे। अगर एक कवि के लिए कहूँ कि सबसे संवेदनशील विषय होता है माँ और पिता का, देखिए इस संबंध में आप क्या कहते हैं। और मुझे इन माँ पर लिखी हुई उनकी कविता में सबसे नवीन बिंब ये कविता में लगा। माँ वो दूध दही हल्दी के, माँ वो दूध दही हल्दी के उबटन का पहाड़, दूध दही हल्दी के उबटन का पहाड़ कहाँ से ला, जो तूने गोरा होने रगड़ा था शरीर पर, सोचा था बड़े होकर कर्ज कुछ चुकाएंगे, दौलतमंद कहलाएंगे। सपना वो सपना ही रहा क्यों, क्योंकि 100 रुपए दो तो 101 लौट आती है, 100 रुपए दो तो 101 वापस करती है। बड़ा आदमी कहकर लज्जत करती है, माँ तो माँ होती है। उसी तरह पिता के लिए आपकी पंक्तियाँ कौन कहता है पिता मरता है, पिता तो अपने बच्चों में जीवित रहता है, वहीं वसीयत को लेकर आपने 3 दृश्य प्रस्तुत किए हैं। उन दृश्यों को मैं अगर यहाँ पर कहूँ तो मुझे लगता है कि आज बहुत बहुत प्रासंगिक है वो दृश्य, और मुझे लगता है कि उस दृश्य पे कोई लघु कथा या कुछ एक लघु नाटिका भी बननी चाहिए। वो दृश्य कैसे हैं कि अपनी जिंदगी में अपनी सारी खुशियाँ हवन करके
पिता अपने बच्चों की खातिर वसीयत तैयार करते हैं, और वसीयत तैयार करने के बाद क्या होता है कि बुढ़ापे में वही वसीयत बच्चों के बीच झंझट की जड़ बन जाती है। झंझट की जड़ बनने में अब देखिए 3 दृश्य सामने हैं कि बेटा चाहता है पिता मरे, बेटा चाहता है पिता मरे और ये वसीयत बेचकर मैं अपनी बीवी और बेटे के नाम कर दूं। ये बेटे का दृश्य है। वही बेटी चाहती है पिता न मरे, बेटी चाहती है कि पिता न मरे, उसकी ड्योढ़ी खत्म न हो, उसकी जो दहलीज है वो खत्म न हो। वही पत्नी चाहती है मकान रहे न रहे, पत्नी चाहती है मकान रहे न रहे, माथे का सिंदूर रहे। तो ये 3 दृश्य सर ने बड़े भावुकता के साथ लिखे हैं और मुझे लगता है इसका एक छोटा सा रूपक तैयार होना चाहिए। और भी कई क्षणिकाएं हैं और भी कई कविताएं हैं, किंतु समय का जो सीमा है तो मैं अपनी बात को यही कहूंगी कि हर कविता कहीं न कहीं मन को छूती है और सबका जिक्र करना संभव नहीं है। फिर भी वो कुछ ऐसी पंक्तियां कह जाते हैं जैसे आज करवा चौथ है, चांद को इंतजार है। आज करवा चौथ है, चांद को इंतजार है, तेरी आंखों में इंतजार देखा है, मेरा न सही किसी और का देखा है। मौत के बाद तारीफ सुनकर फिर जीने को मन हो गया। मौत की ये उलट बसिया सी लगी मुझे। मौत के बाद तारीफ सुनकर फिर जीने का मन हो गया। बड़े खुश रहते हैं वे लोग जिनकी याददाश्त कमजोर रहती है। ये सब हकीकत है और उलट बसिया के रूप में आपने यहाँ प्रस्तुत की है। कुल मिलाकर कहूँ तो बेहद सरल सहज जिंदगी से जुड़ी शब्दावली में अनावश्यक अलंकारों से बचते हुए, कम शब्दों में गहरी बात और अर्थपूर्ण बातें करते हुए संवेदना से भरी अपनी बातें कहने की सहालियत मुझे इस संग्रह में दिखाई दी है। और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद भी आपकी यह रचनात्मक यात्रा निरंतर जारी रहे और नए आयाम छूती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।